नमस्कार दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 12 है। इस वीडियो में हम धारा 3 की उपधारा 5 की चर्चा करेंगे और उसमें कैसे अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत निहित है, या जिसको अप्रत्यक्ष दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको प्रलक्षित दायित्व का सिद्धांत कहते हैं और जिसको अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहते हैं, कैसे निहित है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5, जो पहले आईपीसी की धारा 34 थी, उसके अनुसार कि जब कोई आपराधिक कृत्य, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट कोई व्यक्ति करता है, यानी कि जब कोई आपराधिक कृत्य कैसे किया जाता है, कई व्यक्तियों द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा बात नहीं कर रहा, कई व्यक्तियों द्वारा। तो कई व्यक्ति का मतलब कि एक से अधिक हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 तो होंगे ही, 2 होंगे, ठीक है। तो जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा, यहाँ व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। यदि ऐसे ही परीक्षा में इसी के नाते पूछता है कि मिनिमम 2 होने चाहिए और यदि लिख दिया है कि ऑप्शन में कई व्यक्ति, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां सही आंसर कई व्यक्ति होगा, ठीक है। तो जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, ठीक है, यानी कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जितने लोग उस सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है, ठीक है। तो यहाँ मानो शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि वास्तव में तो रियलिटी में देखा जाए तो दूसरे का कार्य बन जाता है, यानी कि दूसरे का कृत्य बन जाता है। तो इसी के नाते यहाँ मानो लिखा, यानी कि मान करके चला जाएगा। मान करके क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये इस तरह से अपराध जब कई व्यक्ति मिलकर के करते हैं तो यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन व्यक्ति कितनी मात्रा में वहां कृत्य किया है ना। तो इसी के नाते यह चीजें किया गया है कि मान लिया जाएगा कि वहां जितने भी लोग व्यक्ति उस कृत्य को किए हैं, तो ऐसी स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को, जो भी परिणाम घटित हुआ, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को किया है, यह माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह निर्धारित करना कठिन हो जाएगा कि यदि कई व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं कि किस व्यक्ति ने कितनी मात्रा में अपराध किया है। तो इसी के नाते इस समस्या के समाधान के लिए यह मान लिया जाता है कि जितने भी व्यक्ति सामान्य आशय के अग्रसर करने में कार्य किए हैं, तो जो भी परिणाम घटित हुआ है, तो उस परिणाम के लिए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अकेले ही उत्तरदायी माने जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसी वजह से यहाँ मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो कि वह कार्य अकेले उसी ने किया है। अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, यानी कि जिसको प्रतिनिधिक दायित्व भी कहा जाता है, इसी में प्रतिनिधिक दायित्व का भी सिद्धांत समाहित है। वाइकेरियस लायबिलिटी का, मतलब कि जिसको कहते हैं, और इसी में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का भी सिद्धांत समाहित है। इसमें जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का भी सिद्धांत समाहित है, ठीक है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भी इसमें समाहित है इस धारा में। तो इस तरह से कई सिद्धांत जो है इस धारा में समाहित माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि कैसे ये अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत इसमें समाहित है। कि जब कई व्यक्ति मिलकर सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य में मतलब कि जो धारा 149 पहले थी, जो अब 190 है, तो उसमें जो है भी अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत समाहित है। तो इसी के नाते दोनों के संबंध में यहाँ बातें की गई हैं कि जब कई व्यक्ति मिलकर सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अपराध करने में कोई कार्य करके सहयोग करते हैं, और उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति सक्रिय रूप से, तो सक्रिय रूप से भाग किसमें लिया जाता है? तो सक्रिय रूप से जो है धारा 3 की उपधारा 5 में बातें की गई हैं, ठीक है। और जो 190 की बात है, तो उसमें केवल सदस्य होना ही पर्याप्त हो जाता है अन्वयिक दायित्व के लिए।
तो कह रहा है कि जब कई व्यक्ति मिलकर सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन एवं कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसरण में, फर्दरेंस में, अपराध करने में कोई कार्य करके सहयोग करते हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति सक्रिय रूप से उस अपराध को कारित कर देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति आणविक दायित्व के तहत उस अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन होते हैं, ठीक है, चाहे भले ही उस अपराध को घटित होने में आंशिक रूप से ही सहयोग उस किसी ने किया हो। इसे ही अन्वयिक दायित्व या प्रलक्षित दायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें इसके कहने का मेन कारण यह है कि चूंकि सभी व्यक्ति सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हैं, तो जो है उसमें यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई परिणाम घटित कर दिया गया है उसके फर्दरेंस में, तो ऐसी स्थितियों में भले ही उस कार्य के किए जाने के संबंध में अन्य व्यक्ति उसमें भाग उतना ना लिए हों, यानी कि जो मेन कृत्य ना किए हों, लेकिन चूंकि आंशिक रूप से सहयोग किए हैं, इस नाते वो जो परिणाम घटित हुआ है, चाहे जिस व्यक्ति के द्वारा उस ग्रुप में जो घटित हुआ है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उस कार्य के लिए वो सभी व्यक्ति जो उसमें भाग लिए हैं तो वह उसके लिए दायित्वाधीन माने जाएंगे। तो चूंकि वो उसमें डायरेक्ट रूप उस कृत्य में शामिल नहीं हुए हैं, मेन रूप में उस कार्य में शामिल नहीं हुए उस परिणाम को घटित करने में, तो आंशिक रूप से ही उस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, परिणाम में सम्मिलित हुए हैं, तो भी उस परिणाम के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं। तो जितने भी उसमें मेंबर है, तो ऐसी स्थितियों में इसी के नाते इसे अन्वयिक दायित्व यानी प्रलक्षित दायित्व या अप्रत्यक्ष दायित्व कहा गया है। अब जो धारा 3 की उपधारा 5 है, ठीक है, तो ये एक ऐसा अपराध है, माने कि ये जो है कोई आपराधिक कृत्य नहीं माना जाता है। यह दायित्व को निर्धारित करने का काम धारा 3 की उपधारा 5 करता है, ठीक है, ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, ठीक है, तो यह दायित्व को निर्धारित करने का काम करता है, इसी के नाते इसे साक्ष्य का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा 138 के तहत इसमें जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं अपराध में 3 की उपधारा 5 के तहत, तो ऐसी स्थितियों में सभी व्यक्ति सह अपराधी की कैटेगरी में माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पीटी में पूछता रहता है। अब इसमें हम जो है केस की चर्चा करेंगे, तो जिससे पता चलेगा कि कैसे प्रलक्षित दायित्व का सिद्धांत है, ठीक है। तो बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1925 का मामला। तो बारिंद्र कुमार घोष जब जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसी के संबंध में, इन्हीं के संबंध में यह मामला है। तो इसमें प्रिवी काउंसिल के जो न्यायाधीश थे लॉर्ड समनर महोदय ने इसमें जो है इसको निर्धारित किया था, और इसमें जो इसका जो और नाम लिया गया है, इसका कहा गया है, वो है संकरी टोला का केस भी इसे कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस मर्डर केस भी इसे कहा जाता है। तो ये पीटी में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस मामले में क्या हुआ था कि बारिंद्र कुमार घोष और उसके जो 2 साथी थे पोस्ट ऑफिस को लूटने के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लूट करने में एक व्यक्ति ने पोस्टमास्टर की हत्या गोली मारकर कर दी, ठीक है। यानी कि 3 व्यक्ति गए थे पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए, लेकिन पोस्टमास्टर की हत्या करने का कोई विचार पहले से नहीं था, है ना। लेकिन ऐसी स्थितियों में वहां जो है जब तीनों लोग गए लेकिन पोस्टमास्टर विरोध किया, तो उसमें से एक व्यक्ति जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है, ठीक है। तो इस घटना में अन्य जो व्यक्ति हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन बारिंद्र कुमार घोष जो है पकड़ा जाते हैं। तो उनका कहना था कि बारिंद्र कुमार घोष का कि हम जो है केवल पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर खड़े थे और चौकीदार की भूमिका भले माने कि चौकीदार की भूमिका में थे, लेकिन हम मेन कृत्य में हत्या करने में शामिल नहीं थे, इस नाते मैं उसके लिए दोषी नहीं हूं, इनका ये तर्क था, ठीक है। लॉर्ड समनर ने इस संबंध में क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई भी आपराधिक कृत्य करने में थोड़ा भी सहयोग करता है, तो उस सामान्य आशय के अग्रसरण में जो भी परिणाम घटित होगा वह उस परिणाम के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, जैसे उसने अकेले ही किया हो, धारा 3 की उपधारा 5 के अनुसार, ठीक है, यानी कि आईपीसी की धारा 34 के अनुसार।
उस अपराध के घटित होने में देखभाल के द्वारा सहयोग के लिए खड़ा मात्र रहता है तो वह उस अपराध को करने में चौकीदार की भूमिका निभाता है, इसलिए वह परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा। अब यहाँ अन्वयिक दायित्व की बातें यानी कि अप्रत्यक्ष की बातें आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वारिन कुमार घोष उस पोस्टमास्टर की हत्या करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, क्योंकि वह दरवाजे पर खड़ा था। ठीक है, तो उसके साथ के किसी व्यक्ति ने जो साथ में गया था, तो उसमें से कोई व्यक्ति वहां पोस्टमास्टर की गोली चलाकर हत्या किया था। ठीक है, तो न्यायालय ने इसी के नाते कहा कि जो है कि यदि 34 के तहत जो भी व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं उस सामान्य आशय के अग्रसरण में, तो भले ही वारिन कुमार घोष दरवाजे पर खड़ा था, चौकीदार की भूमिका वह निभा रहा था, इस नाते वह अप्रत्यक्ष रूप से उस कृत्य को संपादित करने में सहयोग कर रहा था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वह उत्तरदायी होगा और धारा 34 के तहत उस परिणाम के लिए, जो परिणाम घटित हुआ है मर्डर का, उसके लिए वह उत्तरदायी माना जाएगा। तो यहां इसी वजह से अप्रत्यक्ष दायित्व का सिद्धांत यहां समाहित माना गया। अब इस मामले में अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत इसलिए समाहित माना जाता है क्योंकि वारिन कुमार घोष प्रत्यक्ष रूप से पोस्टमास्टर की हत्या में शामिल नहीं था, किंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से अपने कृत्यों द्वारा उस अपराध को करने में आपराधिक भावनाओं को बढ़ाने में सहयोग किया, इसीलिए वह मुख्य आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि हत्या के लिए उत्तरदायी होगा। यानी आपका आंशिक कृत्य भी उस परिणाम, जो भी परिणाम घटित होगा, उसके लिए उत्तरदायी बना देगा। तो अन्वयिक दायित्व के तहत दूसरों के कृत्यों के लिए दूसरे व्यक्ति को दायित्वाधीन ठहराए जाने के दो कारण माने जाते हैं। ठीक है, क्या कारण माने जाते हैं कि जब कई व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिसमें अपराध करने का साहस या भावना अत्यधिक बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जब दो या अधिक व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई कृत्य करते हैं और उससे जो परिणाम घटित होता है, तो उसको करने की जो भावना है या साहस है वह बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। तो भले ही किसी उस जो भी लोग सम्मिलित हैं उसमें आंशिक रूप से ही सहयोग किए हों, तो उस परिणाम के लिए वह उत्तरदायी हो जाएंगे। दूसरा कारण माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने में भूमिका की मात्रा का निर्धारण करना कठिन होता है। यानी कि जब कई व्यक्ति मिलकर सामान्य आशय को अग्रसर करने में अपराध करते हैं तो यह निश्चित करना बहुत मुश्किल होता है कि जो है कौन व्यक्ति कितनी मात्रा में अपराध किया है। और चूंकि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, तो भले ही जो है पोस्टमास्टर की हत्या करने का पहले से इंटेंशन ना रहा हो, लेकिन वहां परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है सामान्य आशय। तो ऐसी स्थितियों में इसी के नाते यह मान करके चला गया कि भाई उसकी हत्या करने का भी आशय माना जाएगा, वारिन कुमार घोष का जो है इंटेंशन माना जाएगा पोस्टमास्टर की हत्या करने के संबंध में। ठीक है, तो इस नाते धारा 34 के तहत उनको उत्तरदायी माना गया अन्वयिक दायित्व के तहत। अब धारा 190 यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 190 में सामान्य उद्देश्य की जो बात की गई है कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में यदि अपराध किया जाता है तो उसमें भी अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत समाहित होता है। अब वो कैसे समाहित होता है, तो कह रहा है कि जो बीएनएस की धारा जो 190 है, जो पहले आईपीसी की धारा 149 था, तो वो ये कहता है कि यदि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, यानी कि यदि अनलॉफुल असेंबली क्रिएट है तो उसका कोई भी मेंबर हो, तो कह रहा है कि सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। यानी कि यदि अनलॉफुल असेंबली के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के जितने भी मेंबर थे उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे कि इस तरह का कोई अपराध घटित हो सकता है, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का मेंबर था तो उस अपराध का दोषी होगा। यानी कि यहाँ केवल सदस्य होने की वजह से ही आप दोषी मान लिए जाएंगे। यदि आपको पहले से ही पता था कि जो अनलॉफुल असेंबली है जिसके आप मेंबर हैं कि उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य है और फिर भी यह जानते हुए आप उसमें यदि बने रहते हैं, तो आपका सदस्य होना ही आपको उसके लिए उत्तरदायी बना देगा। जो भी परिणाम घटित होगा, यानी कि जो भी अपराध घटित होगा उसके लिए आप उत्तरदायी माने जाएंगे। यानी कि आपकी सदस्यता मात्र ही आपको उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त थी।
ठीक है। तो यहाँ भी अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करते हैं उस जमाव के सदस्य के वो जो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर हैं और उस कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसरण में, फर्दरेंस में, तो ऐसी स्थितियों में यदि आप केवल उसमें जानते हुए मेंबर बने रहते हैं तो आप उसके लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। क्यों उत्तरदायी हो जाएंगे? क्योंकि जो संख्या जब रहती है तो आपराधिक भावना यानी कि अपराध करने की भावना प्रबल हो जाती है, उसके पूरा करने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। तो आपकी उपस्थिति मात्र ही इस भावना को बढ़ाती है। इस नाते जो भी परिणाम उस अनलॉफुल असेंबली के फर्दरेंस में उनके मेंबरों के द्वारा किया जाएगा तो उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे, भले ही आप उसमें सक्रिय रूप से भाग ना लिए हों। ठीक है। तो ये यहाँ इसी के नाते अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत माना जाता है। अब धारा 190 के तहत 3 प्रमुख आवश्यक शर्तें हैं। वो क्या क्या हैं? विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया गया हो, और ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया हो, और क्या किया गया हो? वह अपराध ऐसा हो जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। ठीक है। ये 3 एलिमेंट होने जरूरी हैं, तभी 190 के तहत कोई व्यक्ति जो है उत्तरदायी होगा। अब इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव के कुछ सदस्य लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए जाते हैं, और जाते समय यदि उनमें से सभी या कोई सदस्य यह संभाव्य जानते थे कि उस जमाव के द्वारा कोई अन्य अपराध किया जाना संभाव्य है, ठीक है, और वह उसमें फिर भी बने रहते हैं, तथा उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यदि लूट कारित की जाती है, तो ऐसी स्थितियों में उस लूट के जमाव के सभी सदस्य अन्वयिक यानी कि इनडायरेक्ट, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव प्रलक्षित दायित्व के लिए दोषी होंगे। तो यहाँ अन्वयिक दायित्व इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि जमाव के जो सदस्य लूट में भाग नहीं लेते हैं वो भी उस लूट के लिए दायित्वाधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मात्र इस जमाव के सदस्य थे, इस बात को जानते हुए कि उनके द्वारा कुछ इस तरह का अपराध किया जा सकता है या कोई अपराध किए जाने की संभावना है। ठीक है। केसी मैथ्यू का वाद यह है कि इस मामले पे 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव अनलॉफुल घटित हुआ था। ठीक है। इस जमाव के जो अनलॉफुल मेंबर थे, ठीक है, को यह नॉलेज था कि इस जमाव द्वारा कोई अन्य अपराध किया जाना संभाव्य है, और इसके बावजूद भी वह उस जमाव के सदस्य के रूप में बने रहते हैं, और उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अन्य अपराध किया जाता है, तो ऐसी स्थितियों में उस जमाव के सभी सदस्य उस अपराध के लिए अन्वयिक दायित्व के दायित्वाधीन हो जाएंगे। ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।